हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के अंदर हाइड्रोकार्बन वाला लेसन करने वाले हैं। जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर इसकी वेटेज लगभग 4% है। तो हमने कुछ रिएक्शनें कल शुरू की थी भाई, है ना। तो आज वहीं से इसको दोबारा से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। मैं आपको वो रिविजन करवाना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या था, हाइड्रोकार्बन थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एल्केन की प्रेपरेशन रिएक्शन थी, तो रिडक्शन से कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं था, रिड्यूस कर दो मतलब सब कुछ हटा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो बस। ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और कैटलिस्ट क्या हो सकता है, प्लेटिनम, पैलाडियम, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, निकल के साथ स्टेबियर, सैंडरसन्स रिएक्शंस है, और रेनी निकल है, निकल और एल्यूमिनियम रूम टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो अगर ये सारों में से कोई एक चीज यूज करोगे, आसानी से रिडक्शन हो जाएगी। एग्जांपल्स दे रखे थे, एग्जांपल आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड, रिड्यूस करेंगे अल्कोहल, रिड्यूस करेंगे सिंपल एल्केन। ये कीटोन भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कीटोन, अगर ये कीटोन होता, बनेगा नहीं, मतलब अगर ये कीटोन होता तो भी रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, अल्कोहल का रिडक्शन, और आर आई लास्ट में सबसे नीचे दे रखा है आर आई। ये मैंने बॉक्स भी किया था इस रिएक्शन का ना। ये सभी रेड फास्फोरस और एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड है, इट इज एन एसिड। तो ये एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करते ही हमें एल्कीन देगा। बाकी सब कुछ उड़ा दो, सिर्फ हाइड्रोजन से सारी वैलेंसियां पूरी कर दो। प्लस आयोडीन देगा, प्लस वाटर देगा। ध्यान रख लेना, बाई प्रोडक्ट भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्दर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन की थी, जिंक मरकरी के साथ। क्लेमेंसन Cl से यूज होता है, क्लोरीन होगा मतलब HCl होगा, जिंक मरकरी के साथ HCl होगा, एल्डिहाइड और कीटोन को तोड़ देता है। तो HCl मतलब जो एल्डिहाइड या कीटोन बेस सेंसिटिव होते हैं, जो बेस से रिएक्शन कर लेते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उनमें कोई ऐसी चेन होती है कार्बन की जो बेस से रिएक्टिव करती है, तो हम एसिड डाल देते हैं। तो वो कार्बन की वो वाली चेन के ऊपर एसिड अफेक्ट नहीं करेगा, बेस करेगा, है ना। तो वो बच जाता है। रिएक्शन सीधी है, सीधा सीधा सी डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हटा के H2 लगा दो। यस, क्लियर है बेटा यहां तक। फिर वोल्फ किस्नर रिएक्शन आई थी, यहां तक समझ में आया? तो यस सर। है ना, ठीक है। आगे देखिए, वोल्फ किस्नर रिएक्शन आती है। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन के अंदर क्या है भाई, रिएजेंट क्या होता है, N2 NH2 NH2 OH के साथ, बेस के साथ। अगर कोई एसिड सेंसिटिव एल्डिहाइड या कीटोन है, करेगा यही है सेम टू सेम। एल्डिहाइड या कीटोन एसिड सेंसिटिव है, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है वो, है ना। तो अगर ऐसा है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो हम उसमें बेस यूज करते हैं और NH2 NH2 यूज करते हैं। बाद में ग्लाइकोल भी यूज करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो भाई सीधा रिएक्शन करवाएंगे, वही सेम टू सेम है, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों के साथ N2 निकलता है यहाँ पर, नाइट्रोजन एज ए गैस, क्योंकि NH2 NH2 यूज हो रहा था। फिर हमने रिडक्शन की थी भाई मेटल के साथ। तो जिंक, टिन और आयरन, ये तीनों मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं। जिंक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये भी एसिड ही है, लेकिन बाकी की मेटल्स जो हैं वो सिर्फ HCl के साथ ही बेटर काम करती हैं। एग्जांपल दे रखे हैं, सीधी रिडक्शन है, कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। फिर आई थिंक वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ, क्या था इसमें, RX एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। वो तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर रहे थे ना सारे, ये RX एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। दो सोडियम के साथ जोड़ेंगे NaCl, दो NaCl बन जाएंगे, अगर ये Cl है तो, ठीक है। तो यानी कि R और R को जोड़ देता है, बड़ी बात ये है, सीधी बात ये, RR जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब आज का काम यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये था पीछे तक का रिवीजन, आप लोगों ने डेफिनेटली इसको लिख कर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो याद रख लेना बेटा। आगे की रिएक्शनें आती जाएंगी और फिर वो कंफ्यूज करती जाएंगी आपको, वो याद नहीं है तो फिर आप भूलते जाओगे, ठीक है। तो टेक टाइम ऑन दिस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्काइल, तो देखो हमने जो पीछे वुड्स रिएक्शन की है ना, वुड्स रिएक्शन ये रही, ये वाली, इसी का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ दिखा रखा है। क्या बोलता है वो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो वुड्स रिएक्शन से रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहा है। आर आई सबसे पहले रिएक्टिव होता है, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ सबसे कम रिएक्टिव होता है, आर एफ। यानी फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव होगी, क्लोरीन ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज्यादा। फ्लोरीन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव गैस है, फ्लोरीन गैस रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन जब किसी के साथ बॉन्ड बना लेती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, तो जल्दी से तोड़ती नहीं है, इसलिए फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव होगी इस जगह पर। याद रख लेना ये बात। फ्लोरीन, फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है आपस में, लेकिन
फ्लोरीन किसी कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाती है तो स्ट्रॉन्ग, खुद के साथ ये वीक बॉन्ड बनाती है। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, क्यों? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत पास होते हैं, दो फ्लोरीन जब पास आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर है बेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ यस जी, सर। ठीक है। वी कैन फॉर्म ओनली सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। सिमेट्रिकल एल्केन सिर्फ उसी से बना सकते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। देखो बीच में से तोड़ रखा है, ये दो है, दो है, इधर एक है, ये दो है, ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल समझ में आया? मतलब अगर बीच में से तोड़े दो बराबर चेन बट जाए, इवन नंबर ऑफ, इवन मतलब दो से डिविजिबल है ये, है ना, दो कार्बन है, इसमें चार है तो ये भी सिमेट्रिकल है, इवन नंबर है। इसमें तीन है, इसको आप बीच में से कार्बन को थोड़ा काट दोगे, बीच में से चेन टूटेगी, तो ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल्स है। ये भी अनसिमेट्रिकल है, मतलब बराबर नहीं कट रहा है। यहाँ से काट दोगे तब ऊपर तीन नीचे एक रह जाएगा, कहीं से भी काट के देख लो बराबर नहीं कटेगा। अगर आप यूं कहो तो एटम्स नहीं कटने वाले बेटा, सिर्फ एटम्स को तो अलग अलग करना ही पड़ेगा ना। इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल है, हालांकि इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये मत सोचना कि चार कार्बन होंगे तो हमेशा सिमेट्रिकल ही होगा, ऐसा कोई रूल है ही नहीं, ठीक है ना। और ये सिमेट्रिकल है जबकि इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपको स्ट्रक्चर देख के ही पता लगाना पड़ता है ना। तो देखो मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन क्या होती है, मिक्स्ड। अगर मैंने अल्काइल हैलाइड RX और ये वाला RX, देखो दोनों अलग अलग लिए हैं, तो मिक्स्ड बनेगी कैसे? सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये तो ऑक्साइड ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये दो बार जुड़ सकता है, जुड़ गया, ये दो बार जुड़ सकता है, ऐसे ऐसे दो बार, ये लो चार बन गए, और ये वाला आपस में भी तो जुड़ सकता है ना, तीन कार्बन की चेन। हाँ भाई, ये समझ में आया लास्ट वाला? सर एक बार वुड्स और समझा रिएक्शन, देना। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या था, हमने बोला कि मान लो CH3Br है और दूसरा CH3, मान लो Br इधर लगा लेते हैं, CH3 है, दोनों सोडियम से रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम इन दोनों को ले जाता है और CH3 जुड़ जाते हैं। बट मैं अगर ये कहूँ ठीक है CH3 तो जुड़ जाएंगे, बट आपको क्या लगता है यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है? भाई एक मोल अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके जैसे कॉपी यानी ऐसा ही एक और होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, तो ये CH3 बना देगा। अब दूसरे वाला, ये भी तो खुद मल्टीपल कॉपी होंगे, तो इसमें दो कार्बन की चेन है तो दो कार्बन की चेन जुड़कर चार की बनाएगी, ये भी हो गया। बट क्या ये आपस में नहीं जुड़ सकते, ये वाली चेन और ये वाली चेन आपस में जुड़ेंगे तो तीन कार्बन की चेन बना देंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बनानी है, ये खुद के साथ भी जुड़ सकता है, दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है, और दूसरे वाला भी खुद के साथ जुड़ सकता है। समझ में आ गया बेटा? इसको बोलते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। यस सर। ठीक है, सिंपल है। तो हमने वुड्स रिएक्शन की थी कल, आज हम मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब इसी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है CH3 का फ्री रेडिकल, CH3 के फ्री रेडिकल, मतलब ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आगे बढ़ेंगे हम मैकेनिज्म कैसे करते हैं, फिलहाल ये समझ लीजिए कि इन दोनों का बीच का बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल है उसके पास भी ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास, याद रखना, दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज आपको ध्यान रखनी कि दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है। तो भाई देखो हुआ क्या, ये फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, हमने किया हुआ है फ्री रेडिकल, याद है ना सबको फ्री रेडिकल। यस यस सर। सर। कार्बन की एक वैलेंसी कम रह जाती है, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। अगर ये फ्री रेडिकल ये वाला फ्री रेडिकल बने तो ये रहा, और इसी का एक दूसरा हो सेम टू सेम इसी का भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर एक फ्री रेडिकल ये छोटे वाला और एक फ्री रेडिकल ये बड़े वाला है, ये रहा और ये रहा, तो ये बन जाएंगे। यही चीज इन्होंने बस मैकेनिज्म टाइप में फ्री रेडिकल करके दिखा रहे हैं। इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, अगर दोनों अल्काइल हैलाइड अलग हैं, देन इट इज नोन एज मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, को मिक्स्ड बोलते हैं। देखो ये अल्काइल हैलाइड R के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड R के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये R है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, तो चेन दोनों अलग अलग है। तो अल्काइल हैलाइड एल्केन के साथ हैलोजन लगा है, एल्केन के साथ हैलोजन लगा है, अल्काइल हैलाइड अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड वुड रिएक्शन। अगर ये वुड रिएक्शन करवाते हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन को इस रिएक्शन में नहीं बनाया जा सकता। को बता सकता क्यों? CH3 के साथ अगर मैं ये बन लगा दूं प्लस सोडियम हो,
तो ये मीथेन नहीं बना सकता। क्यों? वुड्स रिएक्शन में तो ये वाली चेन इसी के जैसी दूसरी चेन से जुड़ेगी, तो मीथेन तो कभी भी नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है भाई? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। बाकी के बच्चों को आज नींद आ रही है क्या? यस सर, समझ आ। खाना वाना नहीं खाया आप लोगों ने क्या? खाना खा के बैठते हो या सब लोग मेरे मतलब मेरे लेक्चर में ही खाना खा रहे हो? बहुत से बच्चे खा रहे होंगे ना, खाते रहो, कोई चक्कर नहीं है, फोकस इधर रखो। आगे देखो भाई, नोट एक दिखा रखा वुड्स रिएक्शन के बारे में ही है। वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल मतलब बराबर कार्बन की चेन वाले तो बना देते हैं, लेकिन कम ज्यादा वाला अगर आपको करना है तो वुड्स रिएक्शन को एप्लीकेबल नहीं माना जाता। बना तो देगी वो, लेकिन इतने ऊटपटांग प्रोडक्ट बना देगी कि वो समझ से पार हो जाएंगे, तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्केन, बिकॉज इन प्रेपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हिच कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। मिक्सचर बनेगा जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब बन तो जाएगा हमारा नॉन प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं, बट मिक्सचर बनेगा और उसे सेपरेट नहीं करा जा सकता। जतिन कह रहा बाद में खाएंगे, चलो ठीक है बेटा, इट्स योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब वुड्स रिएक्शन के बाद ध्यान दे लेना भाई, वुड्स रिएक्शन के बाद अब आती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो वुड्स के बाद में फिटिग। अब फिटिग और वुड्स में क्या डिफरेंस है? दोनों एक जैसी हैं, कोई खास फर्क नहीं है। देखो, एराइल हैलाइड है, बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, दिस इज बेंजीन, दिस इज हैलोजन। एराइल हैलाइड, एराइल मतलब बेंजीन रिंग के लिए बोला जाता है जनरली, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है एराइल वर्ड। ये चीजें ध्यान रख लेना, एराइल का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग जैसा, ठीक है। हैलाइड मतलब हैलोजन। ये भी दो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, दो दो है ये दो। तो ये भी वुड्स रिएक्शन ही है भाई। क्या फर्क है इसमें और उसमें? बस एक फर्क है, उसमें हमने नॉर्मल कार्बन की चेन ली थी, इसके अंदर क्या ले रहे हैं? साइक्लिक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वाली चेन ले रहे हैं, ठीक है। बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो भाई इसका नाम फिटिग रिएक्शन है, बस इतनी सी बात है, इसमें बेंजीन रिंग जुड़ जाती है, मतलब है ये वुड्स रिएक्शन ही यार, नाम अलग है, बस पढ़ लेना, याद कर लेना, वुड्स फिटिग। अब इसने दोनों को जोड़ दिया, एक तो एल्काइल हैलाइड नॉर्मल कार्बन की चेन वाला हैलोजन, दूसरा बेंजीन की चेन वाला हैलोजन, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये आर इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, जुड़ गया। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं तो भाई आर आर भी बनेगा, आर खुद के साथ भी जुड़ेगा, है ना, और बेंजीन बेंजीन भी जुड़ेंगे, यानी कि इसमें फिटिग रिएक्शन भी होने वाली है। और ये कौन सी है? ये वुड्स रिएक्शन भी होने वाली है। और ये कौन सी है? ये वुड्स और फिटिग का मिक्सचर भी होने वाला है, तीनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं। यस, क्लियर है बेटा? तीनों चीजें समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर जी। यस है ना? सर। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या बना रहे हैं, याद रख लेना, एल्केन बना रहे हैं, हर जगह पर बन रही है एल्केन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, RCOOH, RCOOH, है ना। R मतलब कार्बन की चेन, C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे यूज होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है भाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन तोड़ देंगे। तो देखो ये जो R है, ये दो जुड़ जाएंगे, बस याद रख लेना। और ये जो कार्बन है ना, एक कार्बन लेस हो जाएगा, तो इसको हम डीग्रेडेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन डीग्रेडेशन रिएक्शन है, ये कार्बन जो है ये डीग्रेड हो रहा है, याद रहेगा। डीग्रेडेशन, डीग्रेडेशन, ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? इस कार्बन का डीग्रेड हो रहा है, मतलब जो कार्बन की जितनी टोटल लंबी चेन थी जो आर के साथ है, उसमें ये कार्बन भी तो काउंट होता था, आर के साथ सी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अब कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। और इसी तरह का दूसरा एक मॉलिक्यूल था, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और
मतलब दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, CO2 और R आपस में जुड़ जाएंगे। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। और ये एनोड पर होने वाला है, मतलब ये वुड्स रिएक्शन ही है, लेकिन वुड्स रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड के साथ होती है, ये किसके साथ हो रही है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वुड्स रिएक्शन हो रही है, R आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में डिग्रेड हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और ये सब होता है एनोड पर, एनोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यानी कैथोड पर क्या आता है? हाइड्रोजन प्लस NaOH, हाइड्रोजन और NaOH, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? ये कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, कैथोड पर निकलते हैं। गैस से तो बाहर निकलेगी, अगर सॉलिड है तो वो उसके पास आके जमा हो जाएगा। दो रोड्स होती है ना, एक पॉजिटिव होता है वायर, एक नेगेटिव वायर होता है, एक होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि लाइव वायर है, इसमें करंट आ रहा है। दूसरा क्या होता है? वो रिटर्न वायर होता है, ऐसे बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो, लाइव और रिटर्न बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वही उन्हीं के नाम, साइंटिफिक नाम जो होते हैं वो कैथोड और एनोड हो जाते हैं, बस और कोई कहानी है नहीं। क्लियर है बेटा? वैसे हमने यस सर। वैसे हमने रिडॉक्स वाला लेसन कर रखा, उसके अंदर हमने कैथोड एनोड पढ़ा था ना, तो ये वही है और कुछ नहीं है। तो एनोड के ऊपर ये सब आता है, कैथोड के ऊपर ये सब आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट जाता है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड से बोलते हैं। आगे देखिए इसका नोट है भाई, है ना। तो देखिए नोट में क्या कह रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH, OH की कंसंट्रेशन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, रिएक्शन में ही बन रहा है, अपने आप बन रहा है। सोडियम था, है ना, वाटर के साथ या किसी के साथ भी रिएक्शन करके NaOH बना देता है। तो NaOH रिएक्शन बना रहा है, तो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। बेस ज्यादा होता है तो pH ज्यादा होता है। टाइम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग ऐसा होता है। यस भाई, क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा पॉइंट इसका पढ़ो जरा। तो पहला तो ये था pH बढ़ जाता है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन OH जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH, pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। दूसरा क्या है? CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर यहाँ एक कार्बन है तो ये कम से कम दो बन जाएंगे, तो अगर आप यहाँ CH3 ले रहे हो तो एक और CH3 लग जाएगा, वही वुड्स रिएक्शन वाला ही हाल है, सेम टू सेम तो है प्रोसेस, वुड्स रिएक्शन ही है, ये कुछ नहीं है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज एट एनोड, एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कैथोड पर हाइड्रोजन है। ये तो हमें यहाँ दिख ही रहा है, ये आपको भी दिख रहा होगा, है ना, वहीं से याद कर लो, चॉइस इज योर्स। यस बेटा, ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा भाई। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रोलाइसिस करके अब रिएक्शन आती है एक सोडा लाइम की। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम डी कार्बोजाइलेशन। सोडा तो होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, याद रख लेना, सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलता है, NaOH बेस को। और लाइम बोलते हैं किसको? लाइमस्टोन, पढ़ा होगा सभी ने। यस सर। यस सर। यस सर। ये वही लाइमस्टोन है, ये वही लाइमस्टोन है, तो यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, इसको लाइम भी बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं, विद सोडा लाइम। और सोडा लाइम जो है वो क्या होता है, वो यहाँ इन्होंने दोबारा से बता रखा है, ठीक है, दिस वन इज सोडा लाइम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को, है ना। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डी कार्बोजाइलेशन। तो देखो भाई, पिछले केस में इलेक्ट्रोलिटिक हमने क्या किया था, कोल्बी इलेक्ट्रोलिटिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी, तो हम इसको भी डी कार्बोजाइलेशन बोल सकते हैं। डी का मतलब मतलब निकलना, कार्बोजाइलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है उसको डी कार्बोजाइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये Na2CO3 जो है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब ये हीट होता है, इसको भी गर्म करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया इन्होंने, एसिड का Na उड़ा दिया और H उड़ा दिया, Na जोड़ दिया, क्योंकि H को तो OH ले जाएगा,
ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली एसिड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये डालेंगे CH4 मीथेन बनेगा। तो इसमें मीथेन बनता है सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन में, इसमें मीथेन बनता है, और सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। 3:1 का रेशो है, रेशो याद करो ना करो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रख लेना, ठीक है। जस्ट सोडा लाइम का नाम याद रखना, क्योंकि वो सोडा लाइम तो कभी भी देगा, रेशो वेशो नहीं पूछता कभी, फिर भी एक बार पढ़ लेना, है ना। आगे देखते हैं। इन दिस रिएक्शन कार्ब एनायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्ब एनायन क्या था भाई, कार्ब एनायन याद है, कार्बो एनायन नहीं है ये, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, है ना। तो इसमें कार्बन पर Yes, sir. नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। रेट ऑफ डिकार्बोजाइलेशन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो एनायन, कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी उसी पर रेट डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा, रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। वैसे तो ये कॉमन चीजें लिख रखी हैं, आप सीधा उसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रोडक्ट कंटेन 1 कार्बन लेस, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कार्बन कम हो जाता है देन द रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट में पहले भी हमने ये किया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, CO2 CO3 तो इसके साथ जुड़ गई Na के साथ, तो यानी एक कार्बन इसमें भी कम हो जाता है, जैसे पीछे वाली रिएक्शन में कम हो रहा था। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन स्टेपिंग डाउन, इसको स्टेपिंग डाउन बोलते हैं। एक होता है स्टेप अप, ऊपर करना, एक कार्बन बढ़ाना, एक होता है स्टेप डाउन, एक कार्बन कम करना। मतलब जितनी लंबी चेन है उसमें से एक कार्बन कम करना चाहते हो तो आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के उसको सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन करवा दो, एक कार्बन कम हो जाएगा। फिर से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर से आप डीकार्बोजाइलेशन करो, ठीक है, और ये एक कार्बन और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और इस तरह से हम कार्बन कम करते जाएंगे, जितने कम करने उतने ही। तो इसको मीथेन को कैसे बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन करवा दो KMnO4 से, हम आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. सर सबको बस समझ में आ अभी गया। 10 सेकंड के लिए यहीं पे रहने देना, लिखना नोट। लिखना चाहते हो क्या, पीछे वाली स्लाइड दूं क्या बेटा? नो सर, ये प्रेजेंट स्लाइड में। ठीक है कोई बात नहीं, आप नोट कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, आगे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड कीपिंग NaOH बाय ड्राई। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है? NaOH को ड्राई रखने के लिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड NaOH में से पानी को छीन लेता है, ठीक है। बिकॉज इट क्वाइट हिग्रोस्कोपिक इन नेचर, हिग्रोस्कोपिक, हिग्रोस्कोपिक क्या होता है भाई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला, है ना, मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब कर लेता है हम उसको बोलते हैं हिग्रोस्कोपिक। दिस इज मॉइस्चर एब्जॉर्ब्स, ठीक है। हिग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं NaOH को ड्राई रखने के लिए, बिकॉज इट इज कौन, मतलब इट इज का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हिग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड हिग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड को इसलिए रखा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज हिग्रोस्कोपिक इन नेचर। नेक्स्ट देखो भाई, एक और पॉइंट दिखा रखा है इन्होंने, बीटा कीटो एसिड, एसिड है ये रहा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, इस ये कार्बन जो इससे नेक्स्ट वाला होता है अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन के ऊपर क्या है, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन की चेन है, बीटा कार्बन पर कीटोन है। तो बीटा कीटो एसिड, बीटा पर कीटोन है, वो वाला जो एसिड है बीटा कीटो एसिड, अगर इसको हीट करते हैं, डीकार्बोनेशन हीटिंग, सिर्फ हीटिंग से ही हो जाती है, इसमें आपको सोडा लाइम नहीं डालना पड़ता। बीटा कीटो एसिड इजीली डीकार्बोजाइलेटेड बाय हीटिंग ओनली, नो नीड टू सोडा लाइम, सोडा लाइम की जरूरत ही नहीं, सीधा हीट कर दो, ये पूरा का पूरा यहाँ से उड़ जाएगा, ये बन गया CH3, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 की फॉर्म में निकलता है, यहाँ पर डायरेक्ट निकल रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे बोर हो रहे हैं ना, कुछ लिख लो, दो चार जो है ना वो लिख लो, दोनों रिएक्शन, दो रिएक्शन है इसमें, और कुछ नहीं है, थोड़ा इसको याद कर लो इतनी देर। अगर कोई मेरे को चुटकुला सुनाना चाहता है, चुटकुला सुना दो, किसी को चुटकुला आता है? नहीं आता?
देख लो, चुटकुले भी नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। चुटकुला सुनाऊं? मेरे को खुद को नहीं आता बेटा, सॉरी, है ना। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनाता हूँ। हम लोग अपने पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते, हम किस घर में पैदा होंगे हम डिसाइड नहीं करते, है ना, बड़े हो जाते हैं। हम अपने फ्रेंड डिसाइड नहीं करते, आपको लगता है आप अपने फ्रेंड डिसाइड करते हो? कोई बच्चा, अभी हमने बात की थी एक गुड़िया से, वो यूपी से आई है ना, मैं हरियाणा से हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कमाल की बात नहीं है? फिर पता नहीं कौन सा बच्चा कहाँ से आया है, वो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में पता नहीं किस दोस्त से मिलेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, जिस स्कूल में जाएगा उन्हीं वही दोस्त बनाओगे ना, जिस मोहल्ले में रहोगे वही दोस्त बनाओगे ना। आप यहाँ पर बैठकर, और कमाल ये है कि जब, मतलब अगर आपको कोई दोस्त बनना है और बाहर का भी, फॉरेन कंट्री में भी बैठे बैठे फेसबुक से लोग दोस्त बना लेते। मैं हरियाणा के अंदर बेटा सिरसा में हूँ, सिरसा हरियाणा, फॉरेन में बैठे बैठे भी लोग फेसबुक के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू दोस्त बना लेते हैं। पता नहीं कौन किसे कहाँ मिल जाए, इट इज नॉट इन आवर हैंड। हम नहीं जानते हम कितने दिन के लिए एक साथ हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन के लिए हम एक साथ हैं, है ना। कोई हो सकता है कोई बच्चा मुझसे 10 दिन पढ़े, वो बच्चा ही चला जाए। कोई हो सकता है बहुत रेगुलरली पढ़ता रहे, आगे फ्यूचर में भी मुझसे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ ले। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप ही लोगों में से शायद, अभी अभी मैं भी नहीं जानता आप लोगों को कि मेरे से शायद कोई पढ़ेगा, और शायद ना भी पढ़े, इट मे बी। तो यानी हम नहीं जानते हम किससे मिलेंगे, कब बिछड़ेंगे, है ना। हमारे पेरेंट्स हैं, हम पैदा हुए, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स भी एक दिन चले जाएंगे, वो कब जाएंगे हम नहीं जानते। हम आगे किससे मिलेंगे, हमें लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दोस्त अपने डिफाइन करता हूँ, हम दोस्त अपने डिफाइन नहीं करते। इवन द लव मैरिजेस आर आल्सो नॉट डिफाइंड बाय अस। लव मैरिज में भी आप जिस लड़की या लड़के से मिले, जिस कॉलेज स्कूल में मिले या मोहल्ले में मिले, जहां पर भी मिले, वो डिसाइड आपने किया ही नहीं था। दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, आपने क्या सच में सभी लड़कियों के साथ, कोई लड़का सभी लड़कियों को ऑब्जर्व करता है और उनसे बात करता है और फिर डिफाइन करता है कि ये लड़की मुझे पसंद है? नहीं कर सकता। कोई लड़की ऐसा करती है कि दुनिया के सभी लड़कों से बात करेगी? अपनी हम उम्र के लड़के, मैं नहीं कह रहा कि बुढ़ों से बात करो, है ना, वो भी नहीं डिसाइड कर सकती। तो सोचो बेटा, हम आपस में मिले हैं, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, कभी सोचा नहीं था आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, दिल्ली के बच्चों को हम जानने लग जाएंगे थोड़ा बहुत। और शायद कभी हो सकता है मेरी शक्ल किसी को याद रह जाए, मैं कभी दिल्ली आऊं और आप लोग मुझे हाय हेलो करो। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो सामने हमने पढ़ाया है, बैठ के आमने सामने, और अब अगर कभी शक्ल देख लें तो हाय हेलो भी नहीं करते, नमस्ते भी नहीं बोलते, ऐसे भी होते हैं। जिसे बिछुड़ना है वो ऐसे ही बिछड़ जाता है, सामने रहते हुए भी नहीं बोलेगा। और जिसे बोलना है दूर रहते हुए भी, हम आपसे कितना दूर है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना कमाल। तो ये कमाल की चीज है भाई, ठीक है, ये सब ऊपर वाले का कमाल है, इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। लोग कहते हैं किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। आप मुझे कैसे जानते हो? बाय लक, बाय चांस, समझ गए ना। सभी यस बच्चे नहीं जानते हैं, ये सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, यहाँ सिरसा के ही नहीं जानते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी डेस्टिनी, यही डेस्टिनी है। कैसे बनती है डेस्टिनी? मेहनत कीजिए, ठीक है, और अच्छे काम कीजिए, अच्छे लोग मिलेंगे। बुरे काम करेंगे आज नहीं तो कल बुरे लोग भी मिलेंगे, है ना। कोशिश कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, सीधी सी बात है। कहते हैं यूनिवर्स के अंदर ना, आपका किया हुआ कोई भी काम डिस्ट्रॉय नहीं होता। आपने कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, ये साइंस बोलती है, फिजिक्स बोलती है, कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो रिकॉर्ड होकर रिवर्स फॉर्म में आपको वापस मिलता है। जो करोगे, जो बोओगे, वही वापस मिलेगा, है ना। हाँ, थैंक यू बेटा, मेरा भी गुड लक है, आप मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, थैंक्स टू गॉड, है ना। भगवान ने आप लोगों से मिलाया भाई, बात की, है ना, थोड़ा पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़कर अच्छे इंसान बन गए, बहुत बढ़िया पैसा कमाने लग गए, अच्छे हो गए, हमारे लिए इतना काफी, है ना। तो भाई अब चलो फिर से रिएक्शन शुरू करते हैं, है ना। बोरिंग काम है हमारा। हरियाणा में सिरसा से हूँ बेटा, सिरसा में कहाँ? अच्छा, माधव सिरसा में पूछ रहा, सिरसा के अंदर बरनाला रोड के ऊपर अग्रवाल कॉलोनी है, सागरमणि स्कूल के पास। सागरमणि स्कूल में पहुंच जाना, बरनाला रोड के ऊपर। सागरमणि स्कूल वाले की बेल बजा देना और उससे पूछना कि मंजीत भारद्वाज के घर जाना, उसका प्रिंसिपल मेरे घर छोड़ के आएगा, मेरा पड़ोसी है, ठीक है। सही में पड़ोसी है वो, छोड़ आएगा, अच्छे से जानता है, ठीक है। तो सिंपल है। एक मिनट रुकिए बेटा, एक कॉल आया है।
ठीक है भाई, हमारे अवंती के ही एक सर हैं हमारे, उनसे बात हुई थी, उनको लगा कि मैंने मिस कॉल किया, जबकि मैंने मिस कॉल नहीं किया था। आई थिंक मेरा भैया जानता हो आपको, आपके ब्रदर मुझे जानते होंगे। कैसे सर, जब दिल्ली में आए हमें बता दें, आपको दिल्ली घुमा देंगे। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, जरूर बताएंगे अगर हो सका तो, है ना भाई। आपके भैया माधव कैसे जानते हैं मुझे, आपके भैया का एड्रेस बताओ मुझे, फिर तो पक्के तौर पर हम पूछ लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हमारी रिएक्शन शुरू करते हैं फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर रहे हैं हम, डी कार्बोजाइलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकाल देंगे, सीधा मीथेन जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे हुआ, सोडा लाइम से। लेकिन अगर बीटा बीटा कार्बन हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट बीटा होता है, बीटा कार्बन के ऊपर अगर कीटोन लगाओ, सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बिल्कुल दोनों तरफ कार्बन की चिन्ह बिल्कुल है, तो कीटोन है। बीटा कार्बन पर अगर कीटोन हो और वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसको सिर्फ गर्म करने से, उसे सोडा लाइम की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्म करने से भी ये पूरा का पूरा यहाँ से उड़ जाएगा और H लग जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, ये वो रिएक्शन थी जिससे हम एल्केन बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं। यहाँ पर हम एल्केन तो बना रहे हैं, लेकिन ये एसीटोन बन रहा है, ध्यान देना। सी डबल बॉन्ड OB भी रह गया इसमें, है ना। क्या करें, कीटोन को रिडक्शन करवा दो रेड फास्फोरस और HI के यस साथ, सर। है ना। हाँ, अच्छा आपके भैया सिरसा में रहते हैं, ठीक है बेटा, हो सकता है वो जानते हो, मे बी कौन से मोहल्ले में रहते हैं उनसे पूछिएगा, फिर आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बला है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएजेंट है। जैसा मैंने बताया था, रिएजेंट क्या होता है, RMG एंड X होता है हैलोजन, जनरली क्लोरीन होता है। ठीक है, अब ये RMG, R का मतलब कार्बन की चेन, मैग्नीशियम तो Mg है ही, और X जो है वो हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, जनरली क्लोरीन। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करता है, जैसे मैंने बताया था, रिएजेंट क्या होता है, जो पहले अटैक करता है। ये वो स्पीसीज है, ये कहीं पर भी इसको डाल दो, ये सबसे पहले रिएक्शन शुरू करवा देगा, तो हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। हमें कोई रिएक्शन शुरू कराने, हम इसको डाल देते हैं। अब ये करता क्या है, अब इस पे ध्यान दे लेना भाई। X जो है स्लाइटली नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, R पर भी स्लाइटली नेगेटिव। क्यों, क्योंकि R कार्बन की चेन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। तो इस वजह से R पर हो गया नेगेटिव, मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव। 2 मैग्नीशियम पर हम 2 स्लाइटली पॉजिटिव लिख सकते हैं, एक इधर वाला पॉजिटिव और एक इधर वाला पॉजिटिव, दोनों से। बट ये जो 2 है, ये भी टोटल इतना कम होता है कि हम इसको स्लाइटली पॉजिटिव ही बोलते हैं, क्योंकि उसको डबल करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है नहीं। समझ में आ गया बेटा, तो ये होता है RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत अच्छा रिएक्टिव रिएजेंट है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये क्या करता है, अब इसकी बात देख लेना। ये हमें R नेगेटिव दे देता है, R यानी कार्बन की चेन जो भी इसके साथ जुड़ी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमें डोनेट कर देता है बहुत आसानी से, यानी कि ये है वो रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, और इस मैग्नीशियम पर 1 पॉजिटिव आ जाता है, और ये किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है, एज ए साल्ट जुड़ जाता है, ये ऐसे घूमता रहता है सॉल्यूशन में, ये तंग नहीं करता। इट इज नॉट कि ये तंग करेगा स्पीसीज, क्यों, ये अकेला भी मस्त है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन R नेगेटिव अकेला मस्त नहीं है, ये तो इससे तो किसी न किसी चीज की जरूरत है। तो ये क्या करेगा R नेगेटिव, R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रीजन में वो पार्ट है जो रिएक्शन को करवाता है, कहीं ना कहीं अटैक करेगा, बस सीधी सी बात ये है। अब जरा देखो बनता कैसे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ में आ गया भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सबको R नेगेटिव देता है, बस याद रख लेना, और कुछ है ही नहीं। यस सर। है ना, तो R नेगेटिव देगा, बस जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो तो R नेगेटिव निकाल लो और बाकी का कचरा फेंक दो, वो कोई काम का है नहीं, वो वैसे साइड रिएक्शन में लगता रहता है, जुड़ता रहता है, आपको थोड़ा भरोसा दिलाता रहता है कि मैं हूं। देखो RX एल्केन के साथ हैलोजन है, यहां पर आप क्लोरीन लगा सकते हैं, RX हैलोजन है, इसकी सीधी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दो ड्राई ईथर में। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी वानी में नहीं बनाते होते, पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ये छोड़ता नहीं किसी को भी, अल्कोहल बना देता है पानी के साथ ना, पानी के OH के ऊपर अटैक कर देता है R नेगेटिव, तो उसको हटा लेता है, H पॉजिटिव अलग कर देता है, अल्कोहल बना देता है, तो इसलिए इसे पंगे नहीं लेने का। तो भाई RX मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में, पानी नहीं होना चाहिए, ईथर ड्राई का मतलब बिना पानी वाला ईथर, पानी नहीं हो, जनरली ईथर में पानी मिक्स कर सकते हैं, RMGX बन जाएगा, बस सीधी प्रोसेस है, RX और Mg जोड़ दो RMGX, बीच में Mg जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। आगे क्या हुआ, अब इसका एग्जांपल दे रहेगा, CH3 के साथ Br लगा रहा है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, देखो ये दोनों बदलते रहते हैं, मैग्नीशियम वही रहेगा, बस मैग्नीशियम देख लिया ना आपने, समझ लो बात खत्म। नेक्स्ट देखो,
ये क्या है, ये बेंजीन रिंग के साथ में Br है, तो ये भी तो R ही है, कार्बन की चेन ही है, बस ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक होती है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक मतलब याद होगा यस अक्कल स्टेबल। रूल, 4n Most + 2 पाई stable. इलेक्ट्रॉन्स है ना, प्लेनर होनी चाहिए, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, वही होती है। तो ये बेंजीन रिंग है, तो R हो गया ये भी, और X ब्रोमीन हो गया, तो इसको भी तो RMGX बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये वाला एग्जांपल याद रख लेना, सारे एग्जांपल बनाकर देखने हैं। जनरली हमें लगता है पहले वाली रिएक्शन कर ली ना, हो गया ना, खत्म हुआ ना, ठीक है, वो रिएक्शन कर ली, हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में अचानक से बैठोगे, आर नहीं देगा कोई, कार्बन की लंबी सारी चेन दे दी, आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि ये आर है, इसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, अब आपको याद ही नहीं आएगा कि आर एक्स है, याद ही नहीं आएगा, शक्ल ही नहीं पहचान में आएगी, है ना। जैसे देखो, मैं तो आप लोगों का फेस कभी देखता नहीं हूँ, आप लोग कभी कैमरा ऑन करते ही नहीं है ना, बहुत शाई टाइप के बच्चे हैं हमारे, या फिर वो सोचते हैं कि हम मेकअप वेकअप करके आएंगे फिर सर को शक्ल दिखाएंगे, है ना। तो लेकिन मैं सर अपना कैमरा अनेबल है ना। हाँ एनेबल है, चलो अभी एबल कर देता हूँ, वो तो मेरे हाथ में है, आपकी हिम्मत होनी चाहिए है ना। वो इसलिए रखते हैं कि कुछ बच्चे कैमरा ऑन ना करें और डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। लो कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन होता क्या है जनरली कि आप मेरी शक्ल तो रोज देख रहे हो, उसके बावजूद अगर मैं आपको दिल्ली में कहीं घूमता हुआ नजर आ गया, आप मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि छोटे से कैमरे में छोटी सी शक्ल नहीं पहचान में आती, समझ गए ना। इवन रोज देख रहे हो तो भी शायद आवाज पहचान जाओ, शायद मैं याद कराऊं ना कि भाई मैं मंजीत भारद्वाज जो अवंती फेलो में पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, याद आ जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप लोग तो कभी पहचान में आने वाले ही नहीं हो, सिर्फ नाम से जानता हूँ, है ना। तब मैं किसको बोलूं, कोई भी मिल जाए मुझे, बेटा इधर आना, मैं अवंती फेलो में पढ़ाता हूँ, डू यू नो मी है ना, ऐसा करते फिरे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए भी ये भी एक चीज होती है कि जब आप मेरी शक्ल नहीं पहचान पा रहे, मुझे रोज देखते हो, RMGX को कैसे पहचान लोगे मेरे बच्चों। तो इसलिए नीचे वाली रिएक्शनें भी लिख लिख कर देखो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बार बार इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा, कभी ऐसे फेस देख लिया, कभी ऐसे फेस देख लिया, कभी पीठ से देख लिया, कभी फ्रंट से देख लिया, कभी साइड से देख लिया। जब इंसान को हर एंगल से देखते हैं हम, तब उसको पहचान जाते हैं, कई दिन तक देखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं। अब जब भी सिरसा आएंगे आपसे मिलो, बिल्कुल बेटा, आई विल बी देयर एंड वेलकम फ्रॉम माय साइड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं, जब भी आप सिरसा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई ये RMGX है, तो हमें ये सारी रिएक्शनें लिख के देखनी है, वरना इसकी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। अब नोट देखोगे, ग्रिग्नार्ड रीजन बिहेव लाइक बेस, ये बेस की तरह बिहेव करता है, रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंडों से भी रिएक्शन कर लेता है, ये बिहेव्स लाइक बेस, वैसे इसकी जगह, और रिएक्ट विद, ये ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैंने बोला ये R नेगेटिव होता है, तो इसको अगर H पॉजिटिव मिल रहा हो तो बिल्कुल मिल सकता है, और ये क्या करेगा, सिंपल है, H पॉजिटिव मिल रहा है तो जोड़ लेगा उसको। तो देखो ये ग्रिग्नार्ड रीजन है, पानी है, पानी में क्या करेगा ये, इसको H पॉजिटिव मिलेगा, H ले जाएगा, और क्या करेगा, ये बन गया एल्केन, बात खत्म। OH जो वाटर का OH था ना, अब हम जो कहते हैं ना ये वाला हिस्सा बेकार है, MgB MgX जो मैंने पॉजिटिव बताया, तो OH नेगेटिव जो होगा वो OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, दैट्स इट, ये बन गया हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लियर है। तो भाई ये OH अल्कोहल नहीं बनाता, शायद मैंने पीछे गलत बोल दिया था, वाटर के साथ ये अल्कोहल ना बना के एल्केन बनाता है, याद रखना, क्योंकि ये एस बेस की तरह बिहेव करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट जल्दी करेगा, क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. OH पर तो नेगेटिव आयन होता है ना, तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करेगा ये, है ना, ये खुद भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी वही है, D2O, D2O का मतलब D जोड़ रहा है, अब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया D2O हैवी वाटर होता है H2O के जैसा, बस D है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप, तो क्या होगा, D जुड़ेगा, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये H जो है ये D वाटर से ही आता है ना। नेक्स्ट है CH3MgBr, देखो ये सारे में ये RMGX थे, सब के सब RMGX हैं, अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, या तो पानी के साथ करवा रहे हैं अल्कोहल भी तो एसिडिक इन नेचर होता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ है कि बिहेव लाइक ए बेस, ठीक है, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, मैं इसको इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो ये भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, ये H कौन ले जाएगा, ये CH3 ले जाएगा, एल्केन बन गया, और बाकी का जो बचा C2H5O नेगेटिव, ये MgBr जो पॉजिटिव आयन था उसके साथ जुड़ जाएगा, बस ये होता है। समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है
यस सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा हमारा एल्केन, R नेगेटिव। R पर नेगेटिव होता है ग्रिग्नार्ड रीजन में और वो किसी पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक करता है। वाटर में उसे H पॉजिटिव मिलता है, H पॉजिटिव ले लिया। एथेनॉल में भी उसे H पॉजिटिव मिलता है, इसलिए एथेनॉल से भी H पॉजिटिव ले लिया। अब मेटल कार्बाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल कार्बाइड वाली, ठीक है? डायरेक्ट याद कीजिएगा बट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है इंपॉर्टेंट भी है। CH4 can be obtained by the hydrolysis of beryllium और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और बेरिलियम के कार्बाइड्स, कार्बाइड्स क्या होते हैं? सीधा कार्बन के साथ रिएक्शन कर ले एल्यूमिनियम, सीधा कार्बन के साथ रिएक्शन कर ले बेरिलियम, तो हम उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम और बेरिलियम के कार्बाइड्स, ठीक है? तो कार्बाइड मतलब क्या? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे? सर +2। +2 होती है ना, ठीक है। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है? सर +3। ये 3 होती है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कार्बन की कितनी होती है? 4। 4। 4 बनाता है हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़ा है। तो भाई अगर मुझे बेरिलियम से इसको जोड़ना होगा कार्बन को, क्या करूं? 2 बेरिलियम लूं, 1 कार्बन लूं, जुड़ जाएंगे ना, सीधा दिख रहा है। 2 बेरिलियम 1 कार्बन Yes, sir. जुड़ जाएंगे। तो यही इन्होंने कर रखा है, देखो 2 बेरिलियम और 1 कार्बन। तो अगर मैं बेरिलियम 2 ले रहा हूं और कार्बन 1 ले रहा हूं तो दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब वही चीज मुझे एल्यूमिनियम जोड़ना हो तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो देखो इसको लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ठीक है? और हमें जोड़ना कैसे साथ? कार्बन, कार्बन की वैलेंसी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, याद है? अगर मैं एल्यूमिनियम 4 ले लूं, कार्बन 3 ले लूं, बात ही खत्म है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी तो 4 थी, 3 कार्बन ले लिए, कितनी हो गई वैलेंसी? 12। यस सर। और एल्यूमिनियम की 3 है, 4 एल्यूमिनियम लिए हैं, ये भी 12 हो गया, 4 3 12, दोनों 12 12 हो गए, दोनों मतलब सेम अमाउंट में जुड़ गए। तो यानी आपके पास फॉर्मूला आ गया। हाउ टू बिल्ड द फॉर्मूला, दैट इज आई एम ट्राइंग टू टीच यू। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? तो एल्यूमिनियम, ये यानी सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी किसी के साथ भी जोड़ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है? तो भाई एल्यूमिनियम कार्बाइड सीधा कार्बन ने रिएक्शन कर रखी है एल्यूमिनियम से, बेरिलियम कार्बाइड सीधा बेरिलियम ने कर रखी है, दोनों को वाटर डालो। ये 12 और 4 नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग आप लोग सीख चुके हैं। आयनिक रिएक्शंस की बैलेंसिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? और कल हम भाई याद रख लेना, सेम टाइम के ऊपर कल क्लास लगाएंगे और कल हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? परसों आपका टेस्ट है तो टेस्ट प्रिपरेशन होगा क्लास में। तो देखो दोनों को पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, OH जुड़ेंगे 3। बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, OH जुड़ेंगे 2, 2 नेगेटिव, क्योंकि एक OH पर एक नेगेटिव होता है। क्लियर है सबको? यस सर। और प्लस में क्या बनेगा? तो जो कार्बन है ना, जो कार्बन है, ये 3 कार्बन लगे हुए थे तो 3 CH4 बनेंगे। हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहां पर एक ही कार्बन है तो एक ही CH4 बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ CH4, सिर्फ मीथेन ही बनेगा, ओनली मीथेन। मीथेन कैन बी ऑब्टेन्ड, मीथेन बनता है इसमें सिर्फ। यूं नहीं है कि आप कोई लंबी कार्बन की चेन वाला कोई दूसरा कंपाउंड एल्केन वाला बना सकते हो, ओनली मीथेन बनेगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया कार्बाइड का खेल? मेटल कार्बाइड प्लस वाटर। यस सर। ठीक है, अभी ये तो आसान सा था। एक और कार्बाइड आता, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है? यहाँ पर है ही नहीं, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। तो देखो एक और कार्बाइड आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको जरा ध्यान से करना भाई, इस कार्बाइड को, ठीक है? वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव, है ना? और इसकी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर तो अब ये गड़बड़ लगेगा आपको, ये वाला रूल नहीं चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम 2 ले लें और फिर कार्बन 1 लें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देखो कैल्शियम 2 लिए, कार्बन 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, कार्बन की तो 4 है, तो 4 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ आएगी। तो ये इस फॉर्मूले के बेस पर नहीं है, वो वाले इस सिंपल फॉर्मूले के बेस पर हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ये कैसे होता है? देखो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है? तो कार्बन की 3 वैलेंसी तो पूरी होगी, एक ही बची है, दोनों कार्बन की एक एक। कैल्शियम की होती है 2 वैलेंसी, एक इसके साथ जोड़ लिया, एक इसके साथ। हाँ भाई बन गई, चारों की, सबकी और तीनों की वैलेंसी पूरी होगी, हर एक कार्बन की 4 4 पूरी है, कैल्शियम की 2 पूरी है। क्लियर है?
sir. Yes, sir. है ना। तो इस तरह से ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो भाई ये इन दोनों से अलग है, बिल्कुल अलग है। अब इसकी रिएक्शन कैसे है, अब मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ वाटर के साथ। वाटर के साथ तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल वैसी इसकी वाटर के साथ रिएक्शन है। वो क्या कर रहे थे, वो कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन, पानी हाइड्रोजन जोड़ रहा था, ये भी वही करेगा। लेकिन ये कार्बन दो हैं, दो इकट्ठे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे भाई, दोनों इकट्ठे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पानी से हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, क्या बन गया ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस, ये गैस है इथाइन बन गया। इथ, YNE, इथाइन। इसका एक Ethyne. कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस, दिस इज एसिटाइलिन गैस। ये होती है एसिटाइलिन गैस। क्या काम आती है ये एसिटाइलिन गैस, देखो भाई इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, वो आपको गैस वेल्डिंग दिखी होगी आपने। देखो ये जैसा मेरा पेन है, दिख रहा है ना सबको, पेन पेन यस सर। ऐसी ही एक बत्ती होती है उनके पास में, जो कि किसको बोलते हैं, पित्तल के जैसी, सोने के जैसा कलर होता है उसका, पित्तल का, पित्तल के जैसी ऐसा ऐसा एक मुंह होता है, और ऐसी ऐसी उनके पास दो बत्तियां होती हैं, दो। ठीक है, तो पीछे दो पाइपें होती हैं, लेकिन आगे एक बत्ती होती है, उसमें से वो हल्का सा आग लगा के, लाइटर से आग लगाते हैं और इसमें से आग निकलती है। और इसको अगर कोई लोहे की रोड लेकर और इस आग को इसके ऊपर रखते हैं, तो लोहे की रोड पिघल जाती है, और जिसके ऊपर उस लोहे की रोड को रख रखा है वो उस पर चिपक जाती है। लोहे को पिघलाने का काम करती है ये बत्ती। इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। देखिए किसी ने गैस वेल्डिंग? यस सर। ठीक है, बहुत से बच्चों ने नहीं भी देखी होगी। चलो आपको गैस वेल्डिंग के दर्शन करवाते हैं। गैस वेल्डिंग कैसी होती है, लगभग जब फोटो दिखाएंगे तो लगभग सबको याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने देख रखी है ना। पक्की बात है इस चीज की। सर सोल्डरिंग की तरह। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी फोटो दिखाता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने देखी है, पक्का देखी है, तो है ना। तो देखिए जरा गैस वेल्डिंग कैसी होती है, अभी देखो जरा गैस वेल्डिंग। ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना सभी को? यस सर। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब देखना जरा इस डायग्राम को। ये आपने जरूर देखा होगा मार्केट में कहीं ना कहीं, ऐसी बत्ती होती है पित्तल की, याद आया ये वाला? जी सर याद है। ठीक है, तो देखो जरा, अब इसके अंदर, इस बत्ती के अंदर जब हम, ये वाली आग जो जल रही है ना, ये कहां से आई? इसके पीछे कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनने वाली एसिटाइलिन गैस, और ये एसिटाइलिन गैस प्लस ऑक्सीजन। अब देखना जरा, मैं इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। एसिटाइलिन प्लस ऑक्सीजन। तो मैं इस बत्ती को, वैसे तो अब ये देखिए, अभी लगभग सबने देखी होगी ये गैस, मुझे लग रहा है देख रखी है। Yes, sir. यस सर देखिए। ठीक है, इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, अब देखो जरा, ये कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनती है, तो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो देखेंगे अपने जरा। तो देखो C2H2 लिख दूं मैं इसको, C2H2, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, हाई प्रेशर ऑक्सीजन में, तो क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर। और इसका टेम्परेचर जो होता है ना, प्लस 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर दे सकती है ये गैस। समझ में आया भी सबको? यस सर। यस सर। इसलिए लोहा पिघलता है लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस पर, 1538 डिग्री सेल्सियस लोहा। ये दे रही है 3000, तो लोहा तो पिघाल देगी हाई प्रेशर पर। तो उनके पास, आपने देखा होगा ये बत्ती से जिनके पास होती है, उनके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, डॉक्टरों वाला लंबा सा, ध्यान देना कभी। और साथ में उनके पास क्या होता है वो बता देता हूँ। साथ में उनके पास ना एक छोटा सा चैम्बर होता है ऐसा, जिसके अंदर यहाँ से एक पाइप निकल रही होती है, और एक यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें से एक पाइप निकल रही होती है। दोनों पाइपें एक ही पाइप में मिलके, और उसके बाद में उनके पास जो हाथ में बत्ती होती है ना, वो आग वाली, वो उनके हाथ में होती है। और यहाँ इनके दोनों के नोब होते हैं, कि एक से ऑक्सीजन का प्रेशर और एक से कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनने वाली। और यहाँ वो डालते हैं पानी, और पानी के साथ यहाँ पत्थर जैसे टुकड़े, सफेद सफेद कलर के, जैसे चूना होता है। चूना आपने सबने देखा होगा, कली करते थे पहले घरों में, तो वो चूना,
वैसे चूना पत्थर जैसा ही कैल्शियम कार्बाइड होता है देखने में, और उसको इसमें डालते ही पानी डाल देते हैं और इसके अंदर एक सिलेंडर सा ऊपर उठता है जिसमें प्रेशर बन जाता है एसिटाइलिन गैस का, वो सीधी नहीं निकलती बाहर, फिर वो पाइप के थ्रू निकलती है और दूसरी पाइप ऑक्सीजन वाली, दोनों के प्रेशर को मिला के ये बत्ती लाइटर से ऑन करोगे गैस जल जाएगी, वो हमारी जैसे गैस की बत्ती होती है वैसे जलती है, और आप उसे 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले सकते हैं। यस, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ये जब भी आप मार्केट में जाओगे कहीं इधर उधर, गाड़ियों वालों स्पेशली गाड़ी वाले ये वेल्डिंग वाली मशीन रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ये सिर्फ टेम्परेचर देती है। जो दूसरी इलेक्ट्रिक वाली वो होती है, वेल्डिंग होती है, वो गाड़ियों के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट करवा के उसके पेट्रोल के अंदर ब्लास्ट करवा सकती है। इसलिए गाड़ियों में वो इलेक्ट्रिक वाली वेल्डिंग नहीं यूज करते, ये यूज करते हैं ये वाली। अब ये तो गर्म कर रही है बस, अब हम कहेंगे टैंकी गर्म होगी तो भाई पेट्रोल की टैंकी पे थोड़ा वेल्डिंग करनी है, लेकिन गाड़ी में आप कहीं भी वेल्डिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट हो सकता है पेट्रोल की टैंकी में और ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए वो वेल्डिंग नहीं की जाती, ये वेल्डिंग करते हैं। इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। क्लियर है बेटा गैस वेल्डिंग क्या होती है? Yes, sir. और ये कैल्शियम कार्बाइड, इसकी रिएक्शन याद कर लेना, सीधा सीधा एसिटाइलिन गैस बनता है। अब इसकी एक भयंकर यूज बताता हूं इसका, ये तो कॉमन यूज है, भयंकर यूज। एसिटाइलिन गैस से आपके फ्रूट पकाए जाते हैं। फ्रूट, जो नेचुरल फ्रूट पकते हैं, उन फ्रूट के अंदर से ये वाली गैस निकलती है, CH2। क्या नाम होता है इसका? इथीन। कॉमन नेम होता है इसका, कॉमन नेम इथाइलिन। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। आयुपैक नेम ऊपर वाला है, वो एसिटाइलिन उसका कॉमन नेम है। तो देखो भाई ये भी गैस होती है, ये है नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस। नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस, जो फ्रूट में से निकलती रहती है और फ्रूट्स को क्या करती है? पका देती है नेचुरली। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंसान तो फिर उल्टे दिमाग का है ना, वो फ्रूट को तोड़ता है कच्चा, अब उसमें से तो एसिटाइलिन ये इथाइलिन गैस निकलेगी नहीं, या बहुत कम अमाउंट में, ज्यादा दिन लगाएगी। कुछ फ्रूट पक जाते हैं पड़े पड़े भी, लेकिन कई दिन लगते हैं, उसको तो चाहिए जल्दी इंसान को, तो वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड के पाउडर बना लेता है। कैल्शियम कार्बाइड वो चूना होता है पत्थर की फॉर्म में, छोटा छोटा सफेद कलर का, उसको पाउडर बना लेता है। पाउडर बना के उसको पैकेट में डाल देता है, उस पैकेट के ढक्कन को थोड़ा सा खोल देता है और उसको क्या करता है, हमारे फ्रूट्स के बीच में रख देता है। छोटे छोटे पाउच से होते हैं पैकेट से, वो हमारे फ्रूट्स के बीच में रख देते हैं। उनमें से क्या होगा, अब फ्रूट्स क्या होते हैं भाई, मॉइस्चर तो फ्रूट में से लगातार बाहर निकलता रहता है। आप देखो 10 दिन के लिए किसी चीज को रख दो, सेब को भी रख दोगे तो मॉइस्चर बाहर रख दोगे, मॉइस्चर उड़ जाएगा, वो छोटा हो जाएगा साइज में, देखा सबने? ये सर सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाते हैं ना, तो मॉइस्चर बाहर निकलता है। तो उन ताजा फ्रूट में से भी मॉइस्चर बाहर निकलता है, तो जब मॉइस्चर बाहर निकलता है, ये एसिटाइलिन, ये क्या कैल्शियम कार्बाइड उस मॉइस्चर को कैच कर लेता है। कैच कर लेगा तो उसमें से क्या निकालेगा, एसिटाइलिन गैस। वो गैस बाहर निकलेगी, फ्रूट के अंदर जाएगी, फ्रूट को पका देगी। ये भी फ्रूट को पकाती है एसिटाइलिन गैस भी, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है, हमने बनाई है। असली वाली तो नीचे है इथाइलिन, तो वो खराब करती है, बहुत खराब करती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं यूज, पकाते हैं इससे। आपने देखा होगा कई बार ना, केला जब आप छीलते हैं, एक तरफ से तो केला बिल्कुल गला हुआ सड़ा हुआ होता है, बाकी का केला साफ है, देखा है? यस सर। वो किस लिए होता है पता है? जो केला उस पाउच के बिल्कुल टच में आ जाता है ना, या फिर उस जगह पर वो गैस ज्यादा मतलब उसको टच कर रही है ना, तो वहां से केला ज्यादा गल जाता है, और बाकी का दूसरा केला जो है दूसरी साइड उसको वो गैस टच नहीं कर पाती, इसलिए वो थोड़ा कम गलता है। हालांकि वो भी राइप हो जाता है, वो जल्दी राइप हो जाता है, तो वो जल्दी गल जाता है। तो ऐसे केले आर्टिफिशियल पकाए हुए होते हैं। जो नेचुरल पके हुए केले होते हैं, पता है क्या होते हैं, वो उनके ऊपर ना डॉट डॉट, छतरी वाला केला बोलते हैं उनको, ब्लैक कलर की डॉट्स लग जाती हैं उन केलों पर। देखिए ब्लैक कलर की डॉट वाले केले, वो अंदर से गले हुए नहीं मिलेंगे, हल्के हल्के ब्लैक हो जाते हैं वो। Yes, sir. वो मीठे भी बहुत मिलेंगे, उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। और जो आर्टिफिशियल होते हैं, जब उसको खाओगे ना, और गला हुआ पार्ट अगर आपने खा लिया, तो आपका मुंह और स्वाद बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है? तो भाई इसलिए एसिटाइलिन गैस जो वेल्डिंग गैस है, वो असलियत में फ्रूट राइपनिंग गैस भी है, लेकिन आर्टिफिशियल है। और नेचुरल वाली कौन सी है? नेचुरल वाली नीचे है, ठीक है, जो फ्रूट्स में से अपने आप निकलती रहती है। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया बेटा?
Yes, sir. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा। अब हम जरा थोड़ी सी रिवीजन कर लें, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर खत्म करेंगे। तो देखो भाई, हमने क्या किया था, वुड्स रिएक्शन करी थी, बहुत अच्छे से करी वुड रिएक्शन, सीधा आर जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोडियम की प्रेजेंस में। अब हमने किया मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। तो सिमेट्रिकल क्या होती है एल्कीन और अनसिमेट्रिकल क्या होती है, मैंने बताया, दोनों को बराबर में बांट दो, सिमेट्रिकल वरना अनसिमेट्रिकल। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आर आई ज्यादा रिएक्टिव होता है, आर एफ कम रिएक्टिव होता है, ये भी हमने कर लिया। तो मिक्स्ड वुड्स क्या होगी, दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड, एक छोटा एक बड़ा है, तो ये सेम टू सेम अपने वाले के साथ भी रिएक्शन करेगा, ये भी अपने वाले के साथ रिएक्शन करेगा, और ये आपस में भी रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से हमें कम से कम 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने वो प्रोडक्ट तीनों दिखा रखे हैं। फर्दर मीथेन इस मेथड से बना नहीं सकते, क्यों, तो भाई दो कम से कम जुड़ेंगे तो वो बनेगा, तो 2 कार्बन जुड़ गए तो मीथेन तो बनेगी। नेक्स्ट देखो फिटिक रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड के साथ सोडियम रिएक्शन करवाते हैं तो फिटिक रिएक्शन कहलाएगी, 2 एराइल ग्रुप बाइफिनाइल जुड़ गए। वुड्स फिटिंग, एक तो एल्काइल हैलाइड है, एक एराइल हैलाइड है, तो सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये तीनों वुड्स रिएक्शन ही हैं। आगे देखो डीकार्बोजाइलेशन, अभी डिग्रेडेशन, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में ये सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ जाएगा, आर एक और दूसरे आर के साथ, यहाँ मैं 2 लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये 2 हैं, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल 2 हैं, कहीं आप अकेला आर को 2 समझ लो, है ना। चलो ऐसे करके, तो आर और आर 2 जुड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ये दोनों एनोड पर, H2 और NaOH कैथोड पर, बस सीधा है, ठीक है। नीचे वाली चीजें पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पीएच को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन, सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए डाला जाता है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉइस्चर ना पकड़े, हिग्रोस्कोपिक होता है बहुत नेचर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से भी बाहर निकाल दो, CH3 के साथ H लगा दो, ये भी क्या है, ये वही डीकार्बोजाइलेशन ही तो है ये, है ना। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R नेगेटिव देता है, और कोई भी अगर ये बेस का काम करता है, कोई भी H देने वाला हो, पानी से H दे देता है, तो पानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बाकी सब पार्ट हटा दो, H लगा दो, फिनाइल बन बेंजीन बन गया, यहाँ पर भी बेंजीन बन गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मीथेन बन गया। और फिर उसके बाद हमने मेटल कार्बाइड वाली रिएक्शन करी है हाइड्रोलाइसिस से, यानी पानी देंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी, हम उसको पानी देंगे, पानी 2 हिस्सों में टूटेगा, दोनों में से एक हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा, या दोनों भी जुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। पानी को तोड़ना और फिर दोनों में से एक हिस्सा या कोई या दोनों हिस्से उसके साथ जोड़ना। ये हमने सीखा एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ये है कैल्शियम कार्बाइड जो उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, तो इसका आपको ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। और पानी के साथ रिएक्शन करके एसिटाइलिन बनाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगी, हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ, वेल्डिंग में यूज होती है, साथ में फ्रूट को पकाने में भी यूज होती है, जो कि गलत है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत 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 खराब होता है, लेकिन ये होती है नेचुरल वाली जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, है किसी को कोई डाउट? मैं अब लेक्चर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई कुछ कह रहा